नमस्कार। वॉइस फाउंडेशन पटना बीते 10 वर्षों से पटना में कार्य कर रही है, नाटक के थ्रू और भी सामाजिक कार्य भी कर रही है। जो पटना में विभिन्न जगह पर कपड़े बांटना, खाना बांटना, बच्चों को पढ़ाना, ये सारा कार्य कर रही है। और भी हर साल जो भी भारत की संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो भी नए नए नाटकों को करना और पब्लिक तक, जनता तक पहुंचाना, ये हमारा कार्य है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने नाटक जुर्म किया था। उसके पहले एक सोलो नाटक मैं फ्लॉप, ये हम लोगों ने किया था। और भी बहुत सारा हम लोग लगातार नाटक करते रहते हैं जिससे समाज में संदेश जा सके। आज की प्रस्तुति जो है वो वॉइस फाउंडेशन की तरफ से है। जो नाटक है बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद और इसके निर्देशक है विवेक कुमार ओझा। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो कलाकार साथी हैं, दिलीप पांडे हो गए, सनी है, मनी है, संजय है, विक्की है, उदय गांधी है, ये सभी लोग मिल करके हमें सपोर्ट करते हैं। और सभी मिल करके हम बिहार से बाहर भी बहुत तरीके का नाटक हम करते रहते हैं। और आज की प्रस्तुति में आप शायद ये देख करके महसूस करेंगे एक बच्चे का दर्द, कितना अच्छा ये नाटक है। एक जैसे कि नाटक क्यों करना चाहिए, ये आप ये नाटक देख करके समझेंगे। फिर नाटक करना, खेल कूद करना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप सब खेल कूद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके दिमाग पे ओवरलोड हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए खेल कूद, जिम, एक्सरसाइज वगैरह भी हमें करना चाहिए। क्रिकेट खेलना चाहिए, हॉकी खेलना चाहिए, जो आपको मन हो वो करना चाहिए। और कुछ छोटे बच्चे जो हैं, अगर वो थिएटर में अगर नाटक करते हैं तो उनको नाटक करना चाहिए। या फिर स्कूल में भी नाटक होता है और भी बहुत तरीके का गेम होता है, उसमें सब में सम्मिलित होना चाहिए, जिससे दिमाग का विकास होता है, दिमाग स्ट्रेस से बाहर जाता है, तो जाकर के पढ़ाई में और भी बच्चों को रुचि बढ़ती है। तो दोस्तों, आज की प्रस्तुति आप सब कहीं जाएंगे नहीं, ये देखिएगा और आप सबको अच्छा लगेगा तो बताएंगे जरूर, जोरदार ताली जरूर बजाएंगे। तो जोरदार ताली से स्वागत करिए आज का जो नाटक है बड़े भाई साहब। धन्यवाद, आप सबका प्यार बना रहे। बहुत जल्द आप सबके सामने वॉइस फाउंडेशन की प्रस्तुति बड़े भाई साहब। तो लीजिए वॉइस फाउंडेशन की प्रस्तुति बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद और निर्देशक है विवेक कुमार ओझा। और इसमें कलाकार हैं दिलीप पांडे, विवेक ओझा, सनी, मनी, विक्की। लाइट में है संजय कुमार। तो आप सबके सामने थोड़ी ही देर में प्रस्तुत हो रही है वॉइस फाउंडेशन की प्रस्तुति बड़े भाई साहब। फुलसप्पा भाई फुलसप्पा, आओ खेलो फुलसप्पा, फुलसप्पा भाई फुलसप्पा, आओ खेलो फुलसप्पा। मछली जलती रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। फुलसप्पा भाई फुलसप्पा, आओ खेले फुलसप्पा, फुलसप्पा भाई फुलसप्पा, आओ खेले फुलसप्पा। चंदा मामा दूर के पूरे पकावे दूर के, अपने खाए थाली में, मुन्ने को दिए प्याली में। मुन्ना गया रूस, दूध मलाई खाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे। फुलसप्पा भाई फुलसप्पा, आओ खेले फुलसप्पा, फुलसप्पा भाई फुलसप्पा, आओ खेले फुलसप्पा। एक सैया तू सैया, तीसरा मारे नाम सैया। फुलसप्पा भाई फुलसप्पा, आओ खेले फुलसप्पा, फुलसप्पा भाई फुलसप्पा, आओ खेले फुलसप्पा। इंटी बिंटी पापा टिंटी ठान,
अगली बुगली बुक, आउट गो यू। पलसप्पा भाई पलसप्पा, आओ खेले पलसप्पा, पलसप्पा भाई पलसप्पा, आओ खेले पलसप्पा। तुम एक काम करो, हाँ तुम चोर बन जाओ। चोर बन जाए। हाँ, हम लोग लुक जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो लोग कौन चोर बन जाए? हाँ। हाँ, ठीक जाओ। 1 2 3 4 5 6 8 लुका गया नहीं अभी, आ जाए आओ। आ जाए ना। अरे आप मनी एक नंबर। धब्बा! फिर से तुम चोर बनेगा। फिर से चोर बनेगा। हाँ। ठीक। भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी वक्त पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम ना लेते थे। वो इस काम को एकदम मजबूती के साथ करना चाहते थे ताकि उस पे आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। फिर क्या हुआ? मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो पढ़ने में बड़े ही अध्ययनशील थे, हर वक्त किताबें खोले बैठे रहते थे और अपने कापी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे और कभी कभी सुंदर वाक्य को 10-20 बार लिख डालते थे और कभी कभी ऐसी शेर रचना करते जिसे समझ पाना मेरे बूते का नहीं था। एक दिन मैंने उनके किताब के हाशिए पे ये इबारत देखी, अमीना। भाइयों भाइयों, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक। फिर उसके बाद एक आदमी का चित्र था और उनकी ये सुंदर रचना को मेरे समझ से बाहर की बात थी। वो 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे बस की बात नहीं थी और मैं उनसे पूछूं, ये मेरे बस का नहीं था। अब तुम लोग जाओ, भाई साहब का आने का समय हो गया। ठीक है, जाओ। पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हॉस्टल से मैं झटपट मैदान की तरफ आ जाता और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कबड्डी खेलता, कबड्डी 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 कबड्डी। और कभी दोस्त साथी अगर मिल गए तो कहना ही क्या। कभी हॉस्टल के गेट पे हम मोटर गाड़ी बना रहे हैं और कभी फाटक पे सवार होकर के उसको आगे पीछे मोटर सा आनंद ले रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं। मगर हॉस्टल के अंदर जाते ही भाई साहब को देखकर मेरे प्राण सूख जाते थे। K N O
WE कुनो, DOTR डॉक्टर, SHOL स्कूल। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे। एक हर्फ ना है। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे वही पढ़ ले। अगर ऐसा होता तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाए। अंग्रेजी पढ़ना आसान काम नहीं है। इसके लिए दिन रात आंखें धोनी पड़ती, खून जलाना पड़ता, तब जाकर कहीं याद आती। और आती क्या है, बस कहने को आ जाती। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने बड़े गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ। अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। कितने मेले तमाशे लगते हैं, तुमने कभी मुझे जाते हुए देखा? हर रोज क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, दिन रात पढ़ता रहता हूँ। फिर भी एक एक दर्जे में मुझे 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। और तुमने कैसे सोच लिया कि तुम यूं ही खेल कूद में समय बर्बाद करके पास हो जाओगे? और इसी तरह पढ़ना है तो इससे बेहतर है घर चले जाओ और वहां पे जाकर के मजे से गुल्ली डंडा खेलो। क्यों दादा की गाड़ी कमाई के पैसे इन पर बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। कर भी क्या सकता हूं, गलती तो मैंने की थी, अपराधी तो मैं था, तो दंड कौन सा है? पर भाई साहब ने जो पढ़ने की रूपरेखा जो तैयार किया था वो मेरे बस का नहीं था। वो ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसी ऐसी सूक्ति बाहर चलाते कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करना मेरे बस का नहीं था। और इस निराशा में मैं सोचने लगता कि क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते का नहीं है वो उसमें हाथ डालकर क्यों अपना जी जलाऊं, क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना ज्यादा पसंद था, लेकिन इतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता, चक्कर। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा की बादल छूट जाती और मैं इरादा करता कि अब मैं पढ़ूंगा, जी जान लगा के पढ़ूंगा। झटपट झटपट एक टाइम टेबल तैयार कर लेता। प्रातःकाल सुबह 6 बजे उठकर हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 7 हिसाब, 7 से 8 हिंदी, 8 से 9 अंग्रेजी। फिर नाश्ता कर स्कूल चले जाना। 3:30 बजे स्कूल से लौटकर आधा घंटा
आराम। और फिर 4 से 5 ग्रामर, और 5 से 6 विज्ञान, 6 से 7 अंग्रेजी कंपोजिशन, 7 से 8 विविध विषय, फिर भोजन, और 9 से 10 रिवीजन, और फिर विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना डालना एक बात है, उस पे अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन से टाइम टेबल की अवहेलना शुरू हो जाती। अगर टाइम टेबल की अवहेलना पहले ही दिन से शुरू हो जाती, मैं हॉस्टल से तुरंत मैदान के तरफ निकल जाता। ओ, मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दाव घाट, कबड्डी 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 कबड्डी, वॉलीबॉल की वो तेजी, अनायास ही मुझे अपने तरफ खींच ले जाती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत करने का मौका मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पहुंच जाता कि उन्हें खबर ना हो, उनकी नजरों से दूर बच के रहता था। और जैसे ही उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए। हर वक्त एक नंगी तलवार मेरे गले पे टंगी रहती थी। लेकिन इतनी लतार और घुड़कियों के बीच मैं खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता था। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, फिर सालाना इम्तिहान हुआ। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और मैं पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। अब उनके और मेरे बीच केवल 2 साल का फासला रह गया। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं और पूछूं, कहां गई आपकी वो मेहनत, वो कठिन परिश्रम, वो आपकी मेहनत, वो आंख फोड़ मेहनत। मुझे देखिए, आराम से खेलता कूदता रहा और दर्जे में अव्वल भी आया हूं। लेकिन वो इतने दुखी थे कि मुझे उनसे हमदर्दी हो गई। उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार मेरे लिए लज्जास्पद लगने लगा।
हाँ हाँ, अब मुझे अपने ऊपर अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रौद्र रूप अब मुझ पे ना रहा। अब आजादी से खेल कूद में शरीक भी होने लगा। कबड्डी 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 कबड्डी, या! अगर उन्होंने मेरी फिर से फजीहत की तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि भाई साहब आप वो घोर तपस्या करके क्या कर लिए। मुझे देखिए, मैं आराम से खेलता कूदता रहा और दर्जे में अव्वल भी आया हूं, लेकिन जवान से ये बात मैं भाई साहब को ना कह सकता था। लेकिन मेरे रंग ढंग से, उनको संग ढंग से वो सब कुछ समझ जाते थे। भाई साहब की बुद्धि बहुत ही तीव्र थी। इन सब चीजों को वो पहले ही भांप लेते थे। एक दिन मैं भोर का सारा समय खेल कूद करके भोजन के समय जब घर आया तो मानो भाई साहब ने जैसे तलवार ही खींच ली हो और मुझ पे टूट पड़े। देखता हूं तुम पास हो गए और दर्जे में अव्वल भी आ गया, तो तुम्हें घमंड हो गया। घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, फिर तुम्हारी क्या हस्ती। तुमने रावण का इतिहास तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा सबक लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण, उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, लोग उसे चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल राज्य में अंग्रेजों का विस्तार बढ़ा हुआ है, लेकिन उन्हें चक्रवर्ती राजा नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राज्य जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। बड़े बड़े महल भी उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता तो उसके दास थे, दास। उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई एक चिल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी चाहे कोई भी कर्म करे, कुकर्म करे, लेकिन उसको अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान किया और दिन दुनिया से गया। शैतान का हाल तो तुमने पढ़ा ही होगा। उसको भी एक बार अहंकार हो गया था कि संसार में ईश्वर का उससे सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत क्या हुआ? स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शायर उनको भी एक बार अहंकार हो गया था, भीख मांग मांग कर मर गया। अभी केवल एक दर्जा ही पास किया है और अभी से तुम्हारा दिमाग फिर गया। फिर तो तुम पढ़ चुके आगे। समझ लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई है भाई साहब। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडा में भी आंधी चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका एक बार भी ना चूके। और मेरे फेल होने पर ना जाओ। मेरे दर्जे में जब आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना होगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 800 तो हेनरी हो गए हैं भाई साहब। कौन से हेनरी ने कोई साल खंड में कौन सा कांड किया, याद रखना आसान नहीं है। हेनरी 7वें की जगह और हेनरी 8वां लिखा, नंबर कट, सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी किस ख्याल में होती? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स हुए हैं,
दर्जनों कौड़ियों चाल हुए हैं। कह दिया समय की पाबंदी पर निकल गई, जो 4 पन्ने से कम नहीं। काफी सामने खोली, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता, समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, उसके रोजगार में वृद्धि होती है। लेकिन इतनी सी बात को 4 पन्ने में कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है, उसके लिए 4 पन्ने लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, समय का दुरुपयोग कहता हूँ, उसका उपयोग नहीं। समय का उपयोग नहीं। मैं कहता हूँ आदमी को जो कुछ भी कहना है वो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं। आपको अगर पास होना है तो 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। लेकिन अगर आपको पास होना है तो 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार की। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, और वो भी 4 पन्नों का। समय की पाबंदी पर 4 पन्ने लिखो। इतनी सी बात एक छोटी सी बालक भी समझ सकता है कि नहीं? लेकिन इन अध्यापकों को कौन समझाए? जब तुम मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे पेपर, इतनी सी बात एक बालक भी समझ सकता है कि नहीं? जब तुम मेरे दर्जे में आओगे लल्ला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव पता चलेगा तुम्हें। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हारे पांव जमीन पे नहीं दिखते, है ना? मेरा कहना मानिए, मैं लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, और संसार का तुमसे मुझे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था। ईश्वर जाने देशमाला कब समाप्त होगी। भोजन भी आज निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पे इस तरह से तिरस्कार किया जा रहा है तो फेल हो जाने पे तो प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने जो अपने दर्जे में जो पढ़ाई की जो रूपरेखा खींच के रखा था, उससे देख करके मैं तो भयभीत हो गया था। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी मेरी पुस्तकों में रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई भी अवसर मैं हाथ से जाने नहीं देता था। पढ़ता भी, लेकिन बहुत कम, बस इतना कि फेल ना हो और रोज का टास्क भी पूरा और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर से लुप्त हो गया और चोरों सा जीवन फिर से कटने लगा।
सालाना इम्तिहान हुआ, मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं दर्जे में फिर से अव्वल आया। मैं पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत ना की थी, पर न जाने दर्जे में कैसे अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। आपने प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक पन्ना चाट गए थे। 10 बजे रात तक उधर और सुबह 6 से 9 बजे तक इधर। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। स्कूल जाने तक वो पढ़ते रहते थे, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनने के बाद वो रो पड़े, मैं भी रोने लगा। शायद अगर मैं फेल हो गया होता तो भाई साहब को उतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब भाई साहब और मेरे बीच केवल एक दर्जा रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उत्पन्न हुई कि भाई साहब क्यों ना 1 साल और फेल हो जाए, फिर मैं उनके दर्जे में आ जाऊंगा, फिर वो किस मुंह से मुझे डांटेंगे और मेरी फजीहत करेंगे। लेकिन मैं इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकालकर फेंक दिया। अरे वो तो मेरे ही हित के लिए तो डांटते हैं। ये अलग बात है कि मुझे उस वक्त बहुत ही बुरा लगता है। शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दर्जे में अव्वल आ रहा हूं, दनादन पास कर रहा हूं, और वो भी अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर मिलने पर भी वो डांटते नहीं थे। शायद वो समझ गए थे कि उनको डांटने का मुझे अधिकार नहीं है, या होगा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि मैं तो पढ़ने में बहुत ही तेज हूं, मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो कुछ भी पढ़ता था वो सब भी पढ़ना मैं छोड़ दिया। और मुझे नया शौक पैदा हुआ, कनकौवे उड़ाने का। अब सारा समय कनकौवे उड़ाने में लगा रहता था। फिर भी मैं भाई साहब का बहुत ही इज्जत करता था। उनकी नजरों से बच बचा करके कनकौवा उड़ाया करता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट में तैयारियां आदि सारी समस्याओं को गुप्त रूप से निपटारा किया जाने लगा। मैं भाई साहब को यह संदेह नहीं होने देना चाहता था, उनकी इज्जत और सम्मान मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं ये दौरा जा रहा था। आंखें आसमान की तरफ उस पथिक को देख रहा था जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की एक बड़ी सेना झाड़दार बांस और बल्ला लिए उसका स्वागत करने के लिए दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की सहूर ना था, किसी को अपने आगे पीछे का खबर ना था। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हैं,
समतल है। जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न बस, न गाड़ियां। भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई और वो शायद बाजार से लौट रहे थे। भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, वो शायद बाजार से लौट रहे थे। इतने बड़े हो गए हो, 8वें दर्जे में आ गए और इन बाजारी लौंडों के साथ तुम कौवे के पीछे पीछे भाग रहे हो। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि तुम 8वीं दर्जे में हो। कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल रखो। एक जमाना था जब लोग 8वीं कक्षा पास कर जाते थे तो जिम्मेदार हो जाया करते थे, और कितने तो सुपरिटेंडेंट हुए। मैं कितने 8वीं जमात के लड़कों को जानता हूं जो आज के डेट में टीचर और बड़े मुमतहीन उनके नीचे काम करते हैं। 8वें दर्जे में कौवे के पीछे पीछे दौड़ रहे। मुझे तो तुम्हारी इस कम अकली पर तरस आ रहा है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव का सम्मान भी न बढ़ा सके। तुम अपने दिल में समझते हो कि मैं भाई साहब के दर्जे में, अपने मन में समझते हो कि मैं भाई साहब के दर्जे में आ गया हूं, तो भाई साहब मेरा कुछ नहीं कर सकते, उनका डांटने का अधिकार नहीं रहा मुझ पर। तो तुम गलत सोचते हो। तुमसे उम्र में 5 साल बड़ा हूं। तुम चाहे मेरी ही जमात में आ जाओ या खुदा न करे अध्यापकों का अगर यही चला तो तुम मेरे दर्जे से आगे भी दर्जे में जा सकते हो। चाहे तुम आज मेरी ही जमात में क्यों ना आ जाओ, अगर ये ऐसे ही चलता रहा और अध्यापकों का ऐसे, आज शायद तुम मेरे दर्जे में आ जाओ। चाहे मेरी ही जमात में क्यों ना आ जाओ, परीक्षकों का यही हाल रहा तो शायद तुम मेरी ही जमात में क्यों ना आ जाओ। अगर अध्यापकों का यही हाल रहा तो कल को तुम मेरी जमात से भी आगे चले जाओ। लेकिन एक बात का अंतर तुझमें और मुझमें हमेशा रहेगा, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और ये अधिकार मुझसे खुदा भी नहीं छीन सकता। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो अनुभव है, तजुर्बा है, वो तुम्हें उम्र भर नहीं आ सकता। तुम एम.फिल, डी.फिल ही क्यों ना बन जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया था और दादाजी ने भी शायद 5वें 6वें दर्जे तक की पढ़ाई की थी, लेकिन हम दोनों चाहे जितना भी कर लें, अम्मा और दादा को तुम्हें और मुझे समझाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं कि वो हमसे उम्र में बड़े हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनको दुनिया का बहुत ज्यादा अनुभव है। उन्होंने बहुत दुनिया देख रखी है, में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितनी शादियां की, या चंद्र आकाश में कितने नक्षत्र हैं। यह बातें चाहे उनको मालूम हो या ना हो, हजारों ऐसी बातें हैं, हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे कहीं ज्यादा। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे तो हाथ पांव खुल जाएंगे, तुम्हें दादा को तार देने के सिवा कुछ ना सूझेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह पे दादा होते तो तार नहीं भेजते, सबसे पहले वो मर्द को पहचानते, इलाज करते, अगर उनसे सही नहीं होता तब वो किसी डॉक्टर को दिखाते। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुमको तो इतना भी नहीं पता है
कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलता है। जो कुछ दादा भेजते हैं वो 20-22 दिनों में खत्म हो जाता है। पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है और धोबी नाई से मुंह छिपाते हुए फिरते हैं। लेकिन आज हम और तुम जो खर्च कर रहे हैं उससे कम पैसे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और सम्मान के साथ बिताया है। सब मिलाकर के 9 आदमी थे। और अपने हेडमास्टर साहब को देख लो, एमए है कि नहीं? और यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए महीने कमाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। मास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले वो खुद अपने घर की व्यवस्थाएं देखते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, हमेशा कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने घर की जिम्मेदारी संभाली है, मानो घर में लक्ष्मी का वास हो गया है। यह गुरूर अपने दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए, तेरे देखते बेराह न चल सकोगे। अगर तुम नहीं मानो, मेरे देखते तुम बेराह न चल सकोगे। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ दिखाकर भी समझा सकता। मैं जानता हूँ मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया था। मुझे आज अपनी सचमुच लघुता का एहसास हुआ। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। मैं तुम्हें कभी कनकौवे उड़ाने के लिए मना नहीं करता। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कनकौवे उड़ाऊं, लेकिन क्या करूं? मेरी जिम्मेदारी कि मैं तुम्हें बेराह न चलने दूं। मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? मैं तुम्हें कनकौवे उड़ाने से मना नहीं करता। मेरा भी जी लग जाता है, लेकिन अगर मैं ही बेराह चलूंगा तो तुम्हें सही रास्ते पे कैसे लेके आऊंगा? यह कर्तव्य भी तो मेरे ही सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ पतंग हमारे ऊपर से गुजरा और उसकी डोर तो नीचे लटक रही थी और लड़कों को एक गोल उस पतंग के पीछे पीछे दौड़ रही थी और भाई साहब तो लंबे हैं ही, उछलकर उस पतंग को पकड़ लिया और हॉस्टल की तरफ भागने लगे और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो ये थी वॉइस फाउंडेशन पटना की प्रस्तुति बड़े भाई साहब। ये थी वॉइस फाउंडेशन की प्रस्तुति बड़े भाई साहब, जिसके लेखक है प्रेमचंद और निर्देशक विवेक कुमार ओझा, जो कि मैं खुद हूं। और बड़े भाई साहब का जो एक्ट कर रहे थे वो है दिलीप पांडे जी। दिलीप पांडे जी कृपया यहां आ जाए। ये थे दिलीप पांडे जी जो बड़े भाई साहब कर रहे थे और मैं छोटा, और हमारे और भी जो दोस्त का कैरेक्टर कर रहे थे सनी। आ जाए सनी। और लाइट पे थे संजय कुमार, अगर वो आ सके तो आ जाए, नहीं तो ठीक है। अच्छा, बाद में आएंगे।
ठीक है। और हमारे साथ एक और है मनी, उनको लेकर के आइए आप। ये थे मनी कुमार, जो हमारे फ्रेंड भी थे और भी बैकग्राउंड में भी हमारा साथ दे रहे थे। और विक्की कुमार भी रूप सज्जा वगैरह में हमारा साथ दिए। और साथ में हमारी ये पूरी टीम है वॉइस फाउंडेशन की, जो बहुत ही मेहनत की है और ये नाटक के लिए। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। तो आशीर्वाद बनाए रखें वॉइस फाउंडेशन पटना की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वॉइस फाउंडेशन पटना बीते 10 सालों से पटना में बहुत सारे कार्य कर रही है नाटक के थ्रू, और भी सामाजिक कार्य भी कर रही है। इसमें खाना बांटना, कपड़ा बांटना, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना, ये सारी कार्यक्रम वॉइस फाउंडेशन पटना के द्वारा की जा